वेलकम बैक। आप लोगों को ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे दोबारा से स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के टॉपिक्स में वो होगा, जो टॉपिक हमारा वो है वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्यूट कर सकते हैं। वेक्टर को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जिसको हमने जो है एक्स डायरेक्शन में जिस कंपोनेंट को ब्रेक किया था उसको बोला था एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और वाई डायरेक्शन में जिस कंपोनेंट को हमने ब्रेक किया था उसको हमने बोला था वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे आपके पास 10 रुपये हों और 5 रुपये लेफ्ट जेब में हो, 5 रुपये राइट जेब में हो। आपके पास टोटल 10 ही रुपये हैं। उनको जब आप ऐड कर देते हैं तो टोटल क्या हो गया, 10 रुपये हो गए। ऐसे किसी भी वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर की हेल्प से जो है दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, जिसको हमने लास्ट टाइम ए एक्स आई बोला था एक्स डायरेक्शन में, और ए वाई जे बोला था जो वाई डायरेक्शन में था। तो एक बार वापस से उसी को देखते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पिछली बार हमने वेक्टर को कंपोनेंट को ब्रेक किया हुआ था, ये हमारे पास क्या था, ये हो गया हमारा। हमने क्या किया, दो एक्सिस को बना दिया। यहाँ पे हमने क्या किया था, वेक्टर को जो है, फिर जो है हमने वेक्टर को, इसको हमने कहा था ओरिजिन बोल दिया था, और वेक्टर को हम यहाँ पे लाके ओरिजिन पे इस वेक्टर को रख दिए थे। और इस वेक्टर को वैसे ही दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हमने ब्रेक किया था। इस एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस बोला था, इसको हमने बोला था वाई एक्सिस बोला था, और इसको अगर ये हमारा वेक्टर ए है तो इसको ए हमने बोला था, और इसके मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं ऐसे, और इसके एंगल को कि कितने डिग्री पे है इसको डिनोट करते हैं थीटा से। तो जब इसको दो कंपोनेंट में हमने ब्रेक किया था तो इस वाले कंपोनेंट को हमने बोला था ए एक्स आई बोला हुआ था यूनिट वेक्टर की हेल्प से, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था इसको हमने बोला था ए वाई जे बोला हुआ था। जहाँ पे हमने देखा था कि जो ए एक्स जो है वो किसके बराबर होता था, ए कॉस थीटा के बराबर होता था, और हमारा जो ए वाई होता था वो बराबर होता था ए साइन थीटा के। यानी कि जो थीटा के साथ जो जो एक्सिस है वहाँ पे आपका जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा ए कॉस थीटा, वेक्टर का जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा ए कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा वो जाएगा ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। इसी तरीके से हमने देख लिया था। फिर हमने कहा था कि जो वेक्टर ए है इसको हमने लिखा हुआ था इस तरीके से। वेक्टर ए को क्या लिखा हुआ था, दो कंपोनेंट में लिख सकते हैं हम लोग, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। इस तरीके से हमने वेक्टर को लिखा हुआ था, और जब इसका मैग्नीट्यूड हमको बताना था तो हम क्या करते थे, बस इसी को लिखते थे, इसमें मॉड लगा देते थे, और इसके साथ में हम क्या करते थे, रूट कंपोनेंट का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया था। और डायरेक्शन जब बताना होता था तो हम किससे बताते थे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। इससे हम क्या करते थे, डायरेक्शन को बता देते थे। तो आज हमारा टॉपिक है कि जो है टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। ये मेथड तब आया जब हम लोगों ने देखा था ज्योमेट्रिकल मेथड में थोड़े से फ्लॉज थे। ज्योमेट्रिकल मेथड में जो फ्लॉज थे उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एनालिटिकल मेथड का इंट्रोडक्शन देखा था, एनालिटिकल मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था। अब सोचिए एनालिटिकल मेथड कैसे हमारे काम को आसान बनाएगा। सपोज कीजिए हमारे पास इसी पे कोई दूसरा वेक्टर बी भी है, इसी प्लेन पे जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक दूसरा वेक्टर हमारे पास है। उसको भी क्या करेंगे, दो कंपोनेंट हमने सिंपल ब्रेक कर लिए, बी एक्स प्लस बी वाई जी, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया।
यहीं पे ही सपोज कीजिए कोई हमारे पास जो दूसरे, अभी एक वेक्टर हमारे पास था, अभी सपोज कीजिए कोई दूसरा वेक्टर बी भी हम ले लेते हैं, ये हमने ले लिया दूसरा वेक्टर बी। इसको भी क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट चला जाएगा इसका, ये क्या कहलाएगा, ये बी एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, बी एक्स आई वाला कंपोनेंट होगा। और जो इधर ये कंपोनेंट चला जाएगा इसका, ये वाला कंपोनेंट, ये कहलाएगा बी वाई जे कंपोनेंट इसका कहलाएगा। अभी देखिए एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स अलग हैं, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स अलग हैं। अब इनको अगर इजीली जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा आप दोनों वेक्टर का क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए। जब इनको जोड़ेंगे तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना रहेगा, बस दोनों का वेक्टर लिख दीजिए, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे आपने लिख दिया ब्रैकेट में, यहाँ पे बंद किया, प्लस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे लिख दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, x कंपोनेंट को x के साथ, y कंपोनेंट को y के साथ क्या करेंगे, इजीली हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एडिशन हुआ तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स, साथ में ये क्या आ गया, x कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर दिया, ए वाई प्लस बी वाई जे। यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास a और b को ऐड करके आया, रिजल्टेंट वेक्टर को a और b को जो हमें ऐड करके आया, x कंपोनेंट एक साथ जुड़ गए और y कंपोनेंट एक साथ जुड़ गए। अब देखिए, अगर आपको जो है इसका जो है अगर नॉलेज भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है यहाँ पे एनालिटिकल मेथड्स थे, जो वेक्टर का एडिशन वो कितना आसान हो गया। आप x कंपोनेंट को ऐड कर लीजिए, y कंपोनेंट को ऐड कर लीजिए, अब कितने भी वेक्टर आपको मिल जाए। अभी मैंने केवल दो वेक्टर आपको ऐड करके दिखाए हैं, वेक्टर a और वेक्टर b। यहाँ पे ये जो है हमारा क्या था, ये वेक्टर b था, ये वाला क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। अभी मैंने केवल दो वेक्टर ऐड करके दिखाए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अभी आपके पास सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, जितने भी वेक्टर हो, आप क्या करिए, उनके एक्स कंपोनेंट को ऐड करिए, उनके वाई कंपोनेंट को ऐड करिए, बस आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अब वही जो है अगर आप जो है चले जाएं ज्योमेट्रिकल मेथड से ऐड करने के लिए, तो आपको कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। इसकी ज्योमेट्री का ध्यान दीजिए, उसके डायरेक्शन का ध्यान दीजिए, हेड टेल का ध्यान दीजिए। तो इन सब के कारण जो है ये मेथड ज़्यादा प्रेफर करेंगे हम लोग। अभी बात करते हैं कि अभी देखते हैं, अब अगर आपको जो है इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर भी निकालना है। अब मान लीजिए ये जो वेक्टर अभी आर आया है, ए प्लस बी का जो सम आया है आपके पास, अब कोई कहे कि जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इजीली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी को क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसी को आगे लिख रहा हूँ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को हम लिख देंगे आर, ए प्लस बी को हमने लिख दिया आर ए प्लस बी, बाकी सबको ऐसे रहने देते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई ये लिख दिया। अब इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करेंगे, जस्ट जैसे पिछली बार करते थे, ये ए होता था, ये भी होता था, उसका रूट ले लेते थे। तो अगर मैग्नीट्यूड आप आर आपको निकालना है, या मैग्नीट्यूड आप वेक्टर ए एंड बी निकालना है, तो आप क्या कीजिए, बस सिंपल सा जो इसके कंपोनेंट्स थे इनको ऐड कर दीजिए बस। और अगर यही आपको जो है क्या करेंगे, यहाँ आपसे आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अब सपोज कीजिए अगर आपको जो है तीन वेक्टर ऐड करने हो, अगर जो है आपको तीन वेक्टर ऐड करने हो तो आप क्या करेंगे, इस बार जो है अगर आपको तीन वेक्टर ऐड करने हो इसी पे, अगर आपको तीन वेक्टर ऐड करने हो तो सिंपली क्या कीजिए, तीनों वेक्टर लिख लीजिए यहीं पे। सिंपली जो है ये जो हम लोगों ने
2 वेक्टर लिखे थे, अब क्या कीजिए आप 3 वेक्टर लिख लीजिए। जैसे ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वेक्टर से पूछ लीजिए, ये हमारा और आ गया। अब बार बार मैं ग्राफिकल ग्राफ नहीं बनाने जा रहा हूँ, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तीनों वेक्टर लिख लेता हूँ। वेक्टर ए, वेक्टर बी, और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, वेक्टर सी। क्या लिखा है इसको, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। वैसे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। थर्ड वेक्टर हमारा ऐसे ही हो जाएगा, कंपोनेंट में तोड़ लिया, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड। यहाँ पे देखिए अब तक हम जो है क्या कर रहे थे, 2 डायमेंशन के लिए निकाल रहे थे, बट ये मेथड जो है आप क्या कर सकते हैं, 3 डायमेंशन के लिए भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया हुआ है कि वेक्टर को भी इसमें लिख दिया। आप सपोज कीजिए आपको 2 चीजें इसमें निकालनी है। पहला अगर आपको फाइंड आउट करना है, सपोज कीजिए ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। दूसरा वेक्टर मान लो आपको फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। तो आपको पहला वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो आपको सीधे सीधे पता है कि जहां आपको करना पड़ेगा तो क्या करते हैं, आप उन कंपोनेंट्स को क्या कर लेते हैं, उसके ऐड कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स आई कर लिया, उनके कंपोनेंट को कर दिया ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी जेड कर लिया आपने। यहाँ पे क्या लिख दिया, जे लिख दिया। प्लस थर्ड कंपोनेंट को आप क्या करेंगे, ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड लिख के आपने क्या किया, यहाँ पे के लिख दिया। तो जो आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये क्या आ गया आपका, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी हो गया। अब अगर इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करते हैं, सिंपल सा इसी का स्क्वायर कर दीजिए, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हमने ध्यान से देखा कि हमारा क्या हो गया, 3 वेक्टर को हमने ऐड कर दिया। अब 3 वेक्टर को ऐड करना तो सीख लिया, अब हर बार क्या इसमें जो है, क्या इससे जो है सब्ट्रैक्शन भी इजीली हो सकता है, देखते हैं। और जरा सब्ट्रैक्शन को करके देखते हैं। यहाँ पे इसमें देखिए वेक्टर सी जो है वो माइनस में है। आप क्या करेंगे, सिमिलरली सारे कंपोनेंट्स को वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखने का हमको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इस बार निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट को वैसे ही लिखते चले जाइए, ए एक्स प्लस ए वाई ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ये प्लस में था तो इसको हमने क्या किया, प्लस में लिख दिया, प्लस। अब यहीं पे क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर को, ये के है यहाँ पे, प्लस दूसरे वेक्टर को आप क्या करें, वैसे लिख दें, बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, तीसरे वेक्टर के पहले माइनस, सी एक्स आई सी वाई जे प्लस सी जेड ये लिख दिया। अब देखिए जो भी कंपोनेंट अब तक तीनों एडिशन में आ जा रहे थे सिंपली, अब यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट आप सी का क्या आ जाएगा, बस माइनस में आ जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स, एक्स एक्स कंपोनेंट को आई के साथ में जो है माइनस सी एक्स, देखिए हम माइनस में है, आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई हो गया। यहाँ पे इसके साथ में क्या आ गया, जी आ गया। नेक्स्ट टर्म अपना क्या हो जाएगा, ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड, इसके साथ क्या आ गया,
तो ये अपने रिजल्टेंट वेक्टर देखिए सब्ट्रैक्शन भी कितना आसानी से कर सकते हैं इस मेथड से। केवल आपको क्या ध्यान देना है, कंपोनेंट्स को ही ध्यान देना है। वापस से अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस के साथ में क्या हो गया, इसका स्क्वायर आपने कर लिया, प्लस ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड का क्या किया आपने, स्क्वायर कर लिया यहाँ। ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर को एनालिटिकल मेथड से। अब अगर इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ज़्यादा क्या होगा, ए एक्स जो है मान लीजिए कोई नंबर आ जाएगा, ए वाई कोई नंबर आ जाएगा, ए जेड कोई नंबर आ जाएगा, जो कॉफिशियंट हैं ए एक्स बी एक्स सी एक्स ये सब क्या हो जाएंगे, बस एक नंबर आ जाएंगे, बाकी उनको ऐड करना आपने सीख ही लिया है। तो एनालिटिकल मेथड से क्या होता है, वेक्टर्स का एडिशन करना बहुत आसान हो जाता है। अभी जब हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मेथड में देखा था तो एक हमने देखा था वेक्टर को ऐड करने का ट्राइंगल मेथड देखा था, जिससे वेक्टर को जो है हम लोग ऐड करते थे। और वेक्टर की डेफिनेशन ये थी कि वेक्टर वो होते हैं जिनमें क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और जो ट्राइंगल्स लॉ या उसी के इक्विवेलेंट एक पैरेललोग्राम लॉ था जो उसको फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ ट्राइंगल तो देख लिया था, अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे वेक्टर्स को ऐड करने की, और ज्योमेट्रिकली ही कोशिश करेंगे कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करके उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं उसको निकालने की कोशिश करेंगे। एनालिटिकल मेथड सीख ही चुके हैं, कोई अब इससे तो प्रॉब्लम रह नहीं गई है। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है उसको देखते हैं। तो वो जो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल का दूसरा मेथड रह गया था वो रह गया था PARA पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस मेथड में क्या करते हैं, सपोज कीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, ये आपके पास दो वेक्टर हैं, आपने ले लिया, एक वेक्टर ये है आपके पास और दूसरा वेक्टर ये है। इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर बी, इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर ए। ट्राइंगल मेथड में क्या करते थे, एक के हेड को दूसरे के टेल से ऐड करते थे, लेकिन पैरेललोग्राम मेथड में क्या करते हैं, दोनों वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन करते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों वेक्टर के टेल को यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, दोनों वेक्टर के टेल्स को हम ज्वाइन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। वेक्टर बी को पैरेलल मूव करेंगे तो कोई डिफरेंस तो आने वाला है नहीं, तो ये हमने क्या किया, ये हमारा हो गया वेक्टर बी, हमने ले लिया, दोनों के टेल्स को ज्वाइन करना है। तो आप क्या करेंगे, दूसरा ये हमने लिया, ये साथ में ये ज्वाइन कर लिया और वेक्टर, वेक्टर का नाम दे देते हैं। ये हमारा हो गया वेक्टर बी था और वेक्टर ए था, दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दिया। और ये सपोज करते हैं ये दोनों कितने एंगल पे हैं, एक दूसरे से थीटा एंगल पे। अब इसको जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इसलिए बोला गया था कि अगर आप क्या करें, यहीं से जो है आप क्या करें, यहाँ से अगर डॉटेड लाइन बनाएं ए के पैरेलल बी के हेड से, ए के पैरेलल अगर बी के हेड से बनाएं, ये आपने बना लिया, अगर बनाएं और बी के पैरेलल ए के हेड से, तो ये कि पैरेललोग्राम फॉर्म करता है दो वेक्टर का जो एडिशन है। अगर पैरेललोग्राम मेथड इसका नाम ही इसलिए पड़ा कि अगर
ए के पैरेलल बी के हेड से एक लाइन को बढ़ाएं और ए के हेड से बी के पैरेलल एक लाइन को बढ़ाएं तो एक जगह क्रॉस करते हैं। तो उन दो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, अगर ओरिजिन से हम क्या करें, इसको मिला दें, तो ये जो तीसरी लाइन होती है ये क्या देती है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये देता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो कि क्या होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है ये देता है। इसीलिए इसको पैरेललोग्राम मेथड बोलेंगे। सिंस दो जो भी कई बार क्या होता है हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, मान लो ट्राइंगल फॉर्म में है या कुछ ऐसे कंडीशन दिए गए हैं जहाँ पे कंपोनेंट मेथड तो हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभार ये ज्योमेट्रिकल मेथड भी बहुत इजीली से जो है यूज कर लेते हैं हम लोग और रिजल्टेंट वेक्टर निकाले। अब देखिए ट्राइंगल्स लॉ ऑफ जो वेक्टर एडिशन था और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है। अब क्यों, अभी सोचिए हम क्या करें, इसी वेक्टर बी को पैरेलली हम कहीं भी मूव कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास अगर ध्यान से देखें यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो है वेक्टर ए तो था ही, ये देखिए हमारे पास जो है ये वेक्टर बी ए था। इसी बी को हमने क्या किया, पैरेलल मूव कर दिया। जब पैरेलल हमने मूव कर दिया तो वेक्टर बी हमारा कैसे हो जाएगा, ये देखिए हमारा वेक्टर बी हो गया। और जो है वेक्टर बी हो गया तो जो हेड टेल वाला मेथड था वो तो फॉलो हो गया। अब यहीं से अगर इसके क्या करते थे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला देते थे। ये अगर हमारा वेक्टर ए था और ये हमारा क्या था वेक्टर बी था, तो जो ये रिजल्टेंट वेक्टर था आर इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी तो वही आंसर दे रहा है। तो इसलिए जो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो क्या है, इक्विवेलेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के, क्योंकि रिजल्टेंट तो वही आ रहा है, पैरेलल मूव करने पे वही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसी मेथड के द्वारा जो है, जो हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसी से हम देखेंगे कि जो है कैसे ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। एनालिटिकल मेथड से देख ही चुके हैं, इससे भी हम देखेंगे कि जो है कैसे हम लोग जो है रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं और दोनों किस एंगल पे हैं और उनका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो रहेगा कैसे जो है हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और हमको फाइंड आउट करना है कि वो कितने डायरेक्शन पे है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया हमारा जो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड and direction of resultant vector of two vectors ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास वही दो वेक्टर हैं, ए और बी, जो हमारे पास वेक्टर थे वही वेक्टर हैं। हमने क्या किया, इनको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड किया और हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये थीटा फाइंड आउट करना है कि ये जो थीटा आएगा ये कितना आएगा और ये रिजल्टेंट वेक्टर की एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगी। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहा हूँ।
हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, ये एंगल जो हमारा बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब हमको पता है इसका नाम, चलो कुछ दे देते हैं, ओ का नाम दे देते हैं, ओ पी, इसको दे दिया ओ क्यू दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया एस दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया एन दे दिया। तो अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे, अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन एस में, को पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है, ओ एन का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या हो गया, एस एन का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम देखें कि ओ एन को जो है हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं ओ एन को। तो क्या ओ एन को लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर, जो कि क्या आ गया हमारा ओ एस का स्क्वायर आ गया। अब ओ पी तो हमको पता है वेक्टर ए है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए है। और अब हमको क्या निकालना है, पी एन निकालना है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। और यहाँ से अभी निकाले हम लोग, हमको क्या चाहिए, पी एन चाहिए। तो किसमें कौन सा ऐसा रिलेशन है, जो बेस और ये बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन देता है, क्योंकि ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा, ये जो रहेगा ये वेक्टर बी पैरेलल है, तो अगर इसके लिए मैग्नीट्यूड लिखो तो बी हो जाएगा। तो अगर कौन सा ऐसा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है जो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन देता है, तो हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ क्या हो गया, पी एन अपॉन हमारा क्या हो गया, एस पी। और एस पी की वैल्यू बी है, तो यहाँ से पी एन की वैल्यू हमको चाहिए थी, तो पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एन इज इक्वल टू हो गया एस पी की वैल्यू अगर देखें ध्यान से, तो वो बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड को मैं सिंपली बी से लिख रहा हूँ, दोनों लाइन नहीं दिखा, तो ये बी कॉस थीटा, ये आ गया हमारा पी एन की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर पी एन की वैल्यू हमको मिल गई तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं ए से ही डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया प्लस एस एन की वैल्यू कैसे मिलेगी, एस एन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रिलेशन मिलता है वो साइन थीटा से आता है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एस एन अपॉन क्या हो गया, एस एन अपॉन बी हो गया। तो एस एन की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। यहाँ बी जो ये बार बार हमने लिखा हुआ है, ये वेक्टर बी जो है, ये मैग्नीट्यूड को ही हमने क्या लिखा हुआ है, बी लिखा है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एस एन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, ओ एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारा, दो बार डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ओ एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने क्या ले लिया है, वेक्टर आर मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, बट हमने क्या लिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो मैं आर क्या हो गया, ओ एस का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन थीटा को एक जगह हमने कर दिया, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह आ गया, प्लस यहाँ क्या आ गया, प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया।
अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया था उसकी वजह से वो आया था r इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया था, 1 हो गया था, प्लस ये क्या था 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, r इज इक्वल टू, जब r निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा का, ये हो गया, ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। इसका कई जगहों पर हमने यूज करते हैं। इसी को जो है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कोसाइन, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कोसाइन। अभी देखिए अब क्या है कि अगर आपको अब डायरेक्शन बताना हो, तो डायरेक्शन बताने के लिए आपको पता है कि अभी जो है इसके पहले उन लोगों ने इसके पहले जो देखा था, अगर आपको tan थीटा बताना हो, यहीं से देखते हैं, अगर आपको tan थीटा या डायरेक्शन बताना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ से tan थीटा निकालेंगे क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू द, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा SN, परपेंडिकुलर क्या है SN, और हमारे पास बेस क्या है, बेस क्या है PN, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा लिखे हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा, SN की वैल्यू अभी भी हम लोगों ने निकाली थी, SN की वैल्यू जो आई थी b साइन थीटा, SN की जो वैल्यू आई थी हमारी वो आई थी b साइन थीटा, SN की वैल्यू जो हमारी आई थी वो b साइन थीटा आई थी। और इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो जो है वो क्या था, PN जो था हमारा, PN क्या आया था, b cos थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, जो हमने ये थीटा यहाँ पे निकाला हुआ है, जो हमने थीटा फाइंड आउट किया है, ये क्या है, यहाँ तो हमको वेक्टर बी का एंगल तो मिल रहा है लेकिन वेक्टर ए का एंगल नहीं मिल पा रहा है आपको, यहाँ ध्यान से देखें। तो क्या करेंगे कि हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हमें कुछ और एंगल्स इसमें डिफाइन करने पड़ेंगे। इन एंगल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इन एंगल को कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी जो है अगर आपको दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, जो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था, हमने देखा था हमको SN तो मिल गया था, वेक्टर बी का एंगल तो मिल गया था, लेकिन वेक्टर ए तो ये है ना, वेक्टर ए तो नहीं मिला, PN तो नहीं है वेक्टर ए, PN तो जो है एक्सटेंडेड वैल्यू है जो हमने बढ़ाया हुआ था। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे और एंगल्स को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सो दैट कि आपको बहुत क्लियरली दिख सके ये चीज़ जो है, इनको जो है बहुत क्लियर तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वापस से ये हमने आगे बढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब इसको एंगल को डिफाइन करते हैं। इसको हमने सपोज कीजिए ये वाला जो हमारा एंगल था यहाँ पे, इसको हमने क्या किया, अल्फा मान लिया, ले लिया अल्फा ले लिया। कुछ एंगल्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसको हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया। हमको tan थीटा फाइंड आउट करना है, वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का ये एंगल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा अगर हम डिफाइन करेंगे, tan थीटा हमको निकालना है दोनों वेक्टर के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SN अपॉन
ओ पी प्लस पी एन, एस एन क्या हो जाएगा, एस एन अपान ओ पी प्लस एन। अभी आपको क्या मिल गया, पूरा वेक्टर बी मिल गया, पूरा वेक्टर बी मिल गया और पूरा वेक्टर ए मिल गया। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, एस एन का क्या आया था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। ये आ गया आपका टेन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी। टेन थीटा की यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई थी। यहाँ से क्या कर फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमको पता होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता होगा, साइन थीटा और कोसाइन थीटा हम क्या करेंगे यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, अब कैसे जो है हो सकता है कि हमको ये भी निकालना था कि रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा आर था उसका जो है वेक्टर ए से क्या डायरेक्शन होगा, या रिजल्टेंट वेक्टर बी का जो है आर का बी से क्या डायरेक्शन होगा, ये भी फाइंड आउट करना रहता था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी लॉ ऑफ कोसाइन आपने देखा था, तो उसके लिए हम लोग जो डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ साइन को भी डिफाइन करेंगे। वो कैसे डिफाइन होगा वो आगे देखते हैं। पहले हम लोग ले लेते हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एस एन पी, ट्राइंगल एस एन पी हमने ले लिया। यहाँ से अगर हम क्या करें साइन थीटा निकालें, तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, एस एन अपॉन बी आ जाएगा, वो वेक्टर हाइपोटेन्यूज बी है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस एन अपॉन वेक्टर बी, तो एस एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन एस की, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा लगाता हूँ, साइन अल्फा, अब यहाँ से अल्फा भी मिल जाएगा आपको आसानी से, साइन अल्फा अगर लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एस एन अपॉन, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका क्या है आर। तो यहाँ से एस एन इक्वल टू मैं क्या निकाल सकता हूँ, आर साइन अल्फा, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन। अब एस एन की अगर दो वैल्यू है लगातार यहाँ पे, तो दोनों ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही ज्योमेट्री के लिए दोनों वैल्यू हो तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा। तो अभी क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से जो है ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले जा रहा हूँ मैं और इसको इधर ले जा रहा हूँ। इसको जो कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू द आर अपॉन साइन थीटा। ये कुछ आपको जो है साइन रूल दिखना शुरू हो गया होगा। अब देखिए क्या आ रहा है, वेक्टर बी जो आ रहा है बी अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन बी के सामने वाला एंगल देखिए, बी अपॉन साइन अल्फा, और आर के सामने जो थीटा है वो आ रहा है। यहाँ से बहुत क्लियरली ज्योमेट्री में नहीं दिख पा रहा थीटा कैसे, ये एंगल थीटा कैसे हो जाएगा, क्योंकि यही राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, सम ऑफ दो इंटरनल एंगल्स के, अल्फा प्लस बीटा के। तो जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो किसके बराबर होगा, थीटा के। तो ये थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप साइन रूल के थोड़े से आपको झलक जो है मिल रहे होंगे। इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको यहीं पे साइड में रहने देते हैं, फिर और आगे अभी वैल्यूज निकालते हैं, सो दैट कि तीनों एंगल हमको मिल जाए साइन लॉ के। ये हमने यहीं पे रहने दिया है इस इक्वेशंस को। अभी देखते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं,
P से एक हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पे एक EM, इसको हमने कह दिया PM। अब यहाँ से देखें साइन अल्फा और साइन बीटा निकाल के दिखाएं। यहाँ से ये यहाँ परपेंडिकुलर है, ये क्या हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर हो गया। अब ये निकाल के यहाँ से दिखाते हैं। अब अगर आपको साइन बीटा निकालना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। निकालते हैं साइन बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन साइन बीटा अगर निकालना हो तो परपेंडिकुलर इस बार क्या हो जाएगा, PM अपॉन, इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर ये बीटा हो गया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी जो है हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो PM अपॉन B लिख सकते हैं। तो यहाँ से PM की वैल्यू क्या हो गई, B साइन बीटा हो गया। ऐसे ही अगर मैं जो है यहाँ पे साइन अल्फा निकालता हूँ, इस ट्रायंगल में साइन अल्फा अगर निकालेंगे, अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन अल्फा अगर हम यहाँ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन अल्फा अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर PM अपॉन हाइपोटेनियस, कितना आपका हो जाएगा, OM हो जाएगा। अब एक बात यहाँ जो ध्यान देने वाली है कि जो यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाला तो ये वेक्टर A है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर A बराबर हो जाएगा। कैसे, कभी भी जब ऐसे स्लैंट हाइट होती है तो जब भी आपको पाथ डिफरेंस निकालना होता है, कभी भी आप सोचिए ये कुछ यूं लाइन अगर है ये और ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो आपको पाथ डिफरेंस जब निकालना होता है तो आप क्या करते हो, इस लाइन से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हो। तो अगर ये वेक्टर A होता है, इसका मैग्नीट्यूड ये होता है, तो ये भी क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। कभी भी देखेंगे जब पाथ डिफरेंस आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हो, तो ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ON आ जाएगा, हमारा जो OM आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर A के। यहाँ पे जो है किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PM को क्या लिख सकते हैं, PM तो हमको फाइंड आउट ही करना है, PM अपन यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से PM की वैल्यू हमारे पास वापस से आ गई, PM इक्वल टू क्या आ गया, A साइन अल्फा आ गया। वापस से देखते हैं, इस इक्वेशन को अगर मैंने 2 माना है, इस इक्वेशन को अगर 3 माना हमने, तो वापस से इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को जब हम बराबर कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन हमारे जो बन जाएंगे, हो जाएगा B साइन बीटा इज इक्वल टू द A साइन अल्फा। तो अब क्या करेंगे, B को इधर के लेके चले आए, यहाँ से B अपॉन साइन अल्फा हमको बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, इधर लेके चले आएंगे, तो ये क्या हो गया, B अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू द A अपॉन साइन बीटा। और देखिए ये इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ दो तीनों से पूरा मैं क्या कर सकता हूँ, कंक्लूड कर सकता हूँ, यहाँ तीनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा क्या है, साइन लॉ वेरीफाई हो जाएगा। कैसे, अब अगर देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, तीनों को B अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू द R अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू द A अपॉन साइन बीटा। ये हमारा क्या हो गया, यही कहलाता हमारा लॉ। अब जरा इसको एक बार हम लोग मैच करके देखते हैं कि जो हमने जो है अभी तक ट्रायंगल्स लॉ को जानते थे, लॉ ऑफ साइन को जानते थे, वो कैसे जानते थे, जरा उनको देखते हैं। साइन लॉ को जो हम अभी तक जानते थे वो कुछ इस तरीके से जानते थे कि अगर सपोज करो कोई हमारे पास ट्रायंगल होता था, ठीक है, A B C, ये किसके बराबर होता था, A मान लो ये B और ये C के बराबर होता था।
ये एंगल किसके हो गया अल्फा, ये एंगल किसके बराबर हो गया बीटा, और ये एंगल किसके बराबर हो गया गामा। तो साइन रूल क्या कहता था, इस साइड के साथ अपोजिट एंगल का रेशियो ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू द बी अपॉन अपोजिट एंगल, बी अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू द, जो थर्ड एंगल हमारे पास बचता था सी अपॉन साइन अल्फा, सी अपॉन साइन अल्फा। ये हमारे पास क्या होता था लॉ ऑफ साइन से प्रूवन था। यहाँ पे वही चीज हमने क्या करके प्रूव करके देखी है। उसी ट्रायंगल में वापस से हम देखते हैं बी अपॉन साइन अल्फा। ध्यान से देखिए ये क्या है, बी है, बी अपॉन जो सामने का एंगल उसके अपोजिट का एंगल बी अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, पहला रेशियो मिल गया। दूसरा इज इक्वल टू द आर अपॉन साइन थीटा, आर अपॉन साइन थीटा। कैसे, इसी ट्रायंगल में ये मैंने अभी दिखाया था, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर था तो इसके अपोजिट एंगल क्या हुआ, आर का रेशियो, आर के इसके लेंथ का रेशियो किसके सामने, उसके सामने वाले एंगल के रेशियो के बराबर गया। आर अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू द ए अपॉन साइन बीटा। यहाँ पे क्या देखें, ए अपॉन उसके सामने वाला एंगल साइन बीटा, ए अपॉन क्या आ गया साइन बीटा आ गया। तो यहाँ से हम देखें कि अब हमारे पास कुछ भी आपको फाइंड आउट करना, मान लो थीटा फाइंड आउट करना है, या जो है आपको साइन बीटा फाइंड आउट करना है, या फिर आपको साइन अल्फा फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। सिंपली देखिए, अगर आपको जो है थीटा फाइंड आउट करना, तो आप यहाँ से साइन थीटा सिंपली इसको लिख सकते हैं किन्हीं दो रेशियो के बराबर। आप किन्हीं दो को ले लीजिए, आसानी से वहाँ पे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी आपको रेशियो लेना है, मान लो साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों रेशियो के साथ आप ले लीजिए, ये हो जाएगा आर अपॉन बी साइन अल्फा। यहाँ से भी क्या कर सकते हैं आप, एंगल बता सकते हैं। थीटा दो वेक्टर्स के बीच में आप इन रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के लेंथ के फॉर्म में आसानी से बता सकते हैं। साइन अल्फा आपको अल्फा पता हो, बीटा पता हो, गामा पता हो, थीटा पता हो, जो भी चीज़ें यहाँ से चाहिए आपको, जो भी फाइंड आउट करना है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल्स था वो किसके बराबर था, पैरेललोग्राम लॉ के ही इक्विवेलेंट आ गया। और पैरेललोग्राम मेथड से ही हमने क्या किया, दो वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर निकाला। लॉ जिसको हमने लॉ ऑफ कोसाइन बोला था, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया था। सिमिलरली हमने देखा था कि जो हमने क्या किया था, लॉ ऑफ साइन भी यहाँ पे फाइंड आउट किया, जिससे हम लोग क्या करते थे, tan थीटा निकाल के हमने देखा था। अगर मान लो आपको वेक्टर ए और बी के बीच में डायरेक्शन देनी है तो tan थीटा से आपने निकाल लिया था। फिर हमने लॉ ऑफ साइन भी डिफाइन किया कि कोई भी एंगल अल्फा बीटा वेक्टर ए के बीच, ए और रिजल्टेंट वेक्टर बी के बीच में चाहिए, वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर आर के बीच में अगर एंगल चाहिए तो आप साइन अल्फा निकाल लीजिए। अगर आपको जो है ए और बी के बीच में निकालिए तो आप साइन थीटा निकाल लीजिए। और अगर जो है आपको रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डायरेक्शन निकालनी तो आप क्या कीजिए, बीटा निकाल लीजिए। तो जो भी आपको फाइंड आउट करना था, यहाँ लॉ ऑफ साइन ने क्या किया, हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखें ज्योमेट्रिकल मेथड में जो हमारे पास दो मेथड थे वेक्टर को ऐड करने के, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, दोनों देख लिया, वहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। एनालिटिकल मेथड से भी हम लोगों ने क्या किया, एनालिटिकल मेथड तो बहुत ही आसान हो गया था, कंपोनेंट में ब्रेक करो और उनको ऐड करते चले जाओ। अब जो भी कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे, यहाँ तक तो चलिए हमने सब कुछ सीख लिया। जो भी अब हम लोग वेक्टर्स के बारे में मैथ बनाएंगे, वेक्टर्स को डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, उन सबको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा एनालिटिकल मेथड से ही ऐड करेंगे, हमेशा कंपोनेंट मेथड से ही ऐड करेंगे। तो आइए एक बार फिर से जो है वेक्टर के लिए जो शुरू में हम लोगों ने मैथ बनाया था उसको ज्योमेट्रिकल वेक्टर के फॉर्म में बनाया था, जैसे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आइए अभी हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं वेक्टर्स को जो है, वेक्टर्स के लिए जो है जो पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन किया था, तो उसी को क्या करेंगे अभी एनालिटिकल मेथड से कैसे हम लोग डिनोट करेंगे और इजीली कैसे जो है, एक बार आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाए तो आप क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपको मिल गया तो आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेंगे। अगर वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, टाइम के साथ चेंज करते रहिए इन सबको। वेलोसिटी वेक्टर अगर आपको मिल गया तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं तो फोर्स निकाल सकते हैं। यानी कि काफ़ी हद तक हम लोगों ने मैथ बना ली है। अब एनालिटिकल मेथड से हम लोग देखेंगे कि कैसे
एनालिटिकल मेथड से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। तो उन्हीं को जो हमने पोजीशन वेक्टर पहले पढ़ा था, तो उसी टॉपिक को मैं अब कंपोनेंट मेथड से ही बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग देखने जा रहे हैं किससे, एनालिटिकल मेथड से, कंपोनेंट मेथड से। वापस से देखते हैं, बनाते हैं। हमारे पास जो है दो एक्सिस डिफाइन कर लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर हमको बताना है। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर प्लेन में मोशन कर रहा है, सपोज कीजिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से है, इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, यहाँ से इसको ऐसे आर को मिला लेते थे और एक एरो बना देते थे इस पॉइंट पे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर जो है कोई वेक्टर जो है वो प्लेन में है, कोई जो वेक्टर है अगर वो प्लेन में है हमारा, तो उसको जब भी आपको डिनोट करना होता है तो आप कितने सपोज करते हैं, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, सपोज ये पी पॉइंट पे। तो जब इसको एनालिटिकल मेथड से आते हैं तो ऑब्वियस सी बात, हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में तो ब्रेक करेंगे। तो जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट जाता है कोऑर्डिनेट के, उसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। और जो वाई एक्सिस पे ये कंपोनेंट जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो इसको पोजीशन को हम लोग एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। और ये अगर हमारा कोई वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को वहाँ भी हमने देखा था किससे डिनोट किया था हमने, आर से। तो यहाँ पे क्या किया हमने, आर से डिनोट कर दिया। तो आर को हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट मेथड के फॉर्म से। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जी के रूप में लिख सकते हैं। और अगर इसी का क्या करना पड़ेगा, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़े, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर एंगल निकालना हो एक्स एक्सिस के साथ, ये कितना एंगल बना रहा हो, एक्स एक्सिस के साथ अगर आपको एंगल देखना हो कितना बना रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ एंगल आपको बताना हो तो क्या करिए, tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा जैसे आप निकालेंगे, tan थीटा ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो गया, वाई अपॉन एक्स हो गया। यहाँ पे हमने देखा कि पोजीशन वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन भी बता सकते हैं, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। और पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। सपोज कीजिए थोड़ी देर बाद जो है ऑब्जेक्ट जो है P से चल के किसी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ P डैश पे पहुँच जाता है, और वो कुछ इस तरीके का पाथ, कोई भी पाथ फॉलो करे, ये सपोज कीजिए ये पाथ उसने फॉलो किया। थोड़ी देर बाद जो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो, ये हमने मान लिया आर डैश मान लिया, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मान लेते हैं डेल्टा आर हुआ। ठीक है, तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाना होता है तो आप करते हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो वही क्या होता है, यहाँ से जो ये डेल्टा आर हो गया, ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब आपको अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो आप उससे भी जानते हैं, ट्राइंगल मेथड से चाहे निकाल लीजिए और चाहे नॉर्मली आप समझिए। ट्राइंगल मेथड से क्या करेंगे, अभी आप क्या कर रहे हैं, वेक्टर आर के हेड को जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर के हेड से ऐड कर रहे हैं, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, इस वाले को अगर आपने आर डैश नाम दिया, वेक्टर आर डैश नाम दिया, इसके पोजीशन वेक्टर को किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश वेक्टर के बराबर हो गया ये पोजीशन वेक्टर। अब जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या है, डेल्टा आर, यहाँ क्या हो जाएगा वेक्टर आर डैश माइनस
आर हो गया। और यहाँ देखिए आर और आर की वैल्यू ये है, तो ऐसे जब आप आर डैश निकालने जाएंगे वेक्टर आर डैश, तो ये क्या मान लेता हूँ मैं अभी जो है पोजीशन इसका जो है एक्स एक्सिस एक्स डैश हो गया, वाई डैश जे हो गया। तो यहाँ पे उठा के वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे जब वैल्यू आप रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे है। दूसरा जो इसका माइनस है क्या हो गया, एक्स आई प्लस हमने क्या लिख दिया, वाई जे लिख दिया। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश माइनस एक्स आई प्लस वाई डैश माइनस यहाँ पे वाई डैश माइनस वाई जे आ गया। ये आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। देखिए कितना आसान हो गया, कितना आसानी से हमने यहाँ पे कंपोनेंट मेथड से जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। बार का मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, इसका रूट में स्क्वायर प्लस इसका रूट में स्क्वायर कर दिए, आपको क्या मिल जाएगा। इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स डैश अगर आगे देखें हम लोग, अगर हम लोग एक्स डैश माइनस एक्स को क्या लिखें, डेल्टा लिखें, और वाई डैश माइनस वाई को क्या लिख दें, डेल्टा वाई लिख दें। तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जी हो गया। ये आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन किया था और यहाँ पे हमने क्या डिफाइन कर दिया, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर दिया। दोनों किस मेथड से, एनालिटिकल मेथड से। यहाँ से हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया। तो अगर हम लोग जो है, हमको पोजीशन वेक्टर मिल गया, वहाँ से हमने क्या दिखा दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा दिया। अब अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है या वेलोसिटी निकालना है, तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। और अगर इसी को क्या करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ही टाइम के साथ हम लोग चेंज करा दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपको पता ही है क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से डिस्प्लेस किया था ऑब्जेक्ट, यहाँ इनिशियल पॉइंट से क्या हो गया, फाइनल पॉइंट की तरफ। देखिए मैंने एरो भी बनाया हुआ उस डायरेक्शन में। बेसिकली डेल्टा आर यही है, ये तो मैंने आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है, ये हो गया। अब अगर आपको यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर निकालना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को टाइम के साथ क्या कर दें, चेंज कर दें। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर भी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सिंपल डी अपॉन डी टी। टाइम के साथ इसको हमने वेरी करा दिया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पे जो डेल्टा आर आया था उसको हमने वेरी करा दिया। अब जो ये आपका आया हुआ है डी अपॉन डी टी, क्या हो गया, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जी हो गया। टाइम के साथ चेंज करा दिया। अब ये कहाँ चला जाएगा, डेल्टा, ये सिंपली से आप क्या लिख सकते हो, इसको जब अंदर लेके जाओगे टाइम के साथ चेंज कराएंगे, तो इसको डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं आई के साथ, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी लिख सकते हैं जे के साथ में। अब इसको क्या करते हैं, ए एक्स के साथ चेंज है तो इसको क्या लिख देंगे हम, बी एक्स आई प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ये डेल्टा चेंज है तो डेल्टा, ये डी अपॉन डी टी का मतलब भी डेल्टा चेंज है, डेल्टा बी, इसको डेल्टा बी वाई जे। तो हम लोग आज जो है हम लोगों ने देख लिया, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोगों ने जो लास्ट में देखा, पोजीशन वेक्टर को भी एनालिटिकल मेथड से डिफाइन कर दिया, फिर वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन कर दिया। जो कमिंग क्लासेस होंगी उसमें हम लोग देखेंगे कि जो है किस तरीके से जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं या जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं मोशन इन प्लेन में, उनको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, डिफाइन करते हैं। आज के लिए आपके टाइम के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।